ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि गलती से एक डब्बे में बंद हो जाता है और 100 साल बाद जागता है। अब उसको ये दुनिया 100 साल बाद कैसी दिखेगी ये आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। इस कहानी को ब्रैंडन ट्रोस्ट नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए जल्दी से बिना समय को गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एन अमेरिकन पिकल। तो कहानी की शुरुआत में हम हर्षल और सैरा नाम के एक कपल को देखते हैं जो यूरोप से अपनी जान बचाकर साल 1919 में अमेरिका आ गए थे। उन दोनों की एक ख्वाहिश थी कि उन दोनों की कब्र एक साथ हो और वो उसको खरीदने लायक पैसे जोड़ सके। हर्षल एक अचार की फैक्ट्री में नौकरी करता है जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता है। वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और आखिरकार साथ साथ कब्र खरीदते हैं ताकि वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ रह सके। कुछ समय बाद ही सैरा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी समय उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है क्योंकि हर्षल गलती से एक अचार के डब्बे में गिर जाता है और उसी समय सरकार बढ़ती बीमारियों को देखकर उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देती है, जिस वजह से उन अचार के सभी डब्बों को ढक दिया जाता है। इस तरह हर्षल अगले 100 साल के लिए इसी डब्बे में कैद हो जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है पर कोई भी हर्षल को ढूंढने नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है और 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां 2 लड़के अपना ड्रोन उड़ाते हुए फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और अचानक उनका ड्रोन उस डब्बे के ढक्कन से टकरा जाता है। जैसे वो दोनों ढक्कन हटाते हैं तभी अचानक हर्षल बाहर निकलता है जिसको देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल के बाद भी हर्षल जिंदा था और एकदम सही सलामत भी। जल्दी ये खबर आग की तरह फैल जाती है। फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षल को जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है जहां पता चलता है कि वो तो एकदम ठीक है। डॉक्टर हर्षल को बताते हैं कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ उसका पड़पोता बेन ही जिंदा है। फिर बेन को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और वो अपने परदादा हर्षल को खुशी खुशी लेने पहुंचता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और जब हर्षल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें और गाड़ियों को देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। बेन हर्षल को ब्रुकलिन में अपने घर पर ले आता है जहां उसका घर देखकर हर्षल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताई है। बेन हर्षल से कहता है कि वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्षल उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जिसके बाद बेन उसको सेंसर वाटर पीने को देता है जो हर्षल के जमाने में सिर्फ अमीर लोग ही पिया करते थे। उसे पीकर हर्षल काफी ज्यादा खुश होता है। फिर बेन एलेक्सा से कहकर एक पुराना सॉन्ग प्ले करवाता है और वो दोनों मस्ती में नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद हर्षल बेन से पूछता है कि वो काम क्या करता है, जिस पर बेन बताता है कि वो एप्स बनाता है। पर हर्षल को वो कुछ भी समझ नहीं आता। बेन उसको बताता है कि वो पिछले 5 साल से बूप बॉप नाम की एक ऐप बना रहा है जिससे लोग सामान खरीदने से पहले जांच कर सकते हैं कि ये कंपनी भरोसे लायक है या फिर नहीं। तभी हर्षल की नजर वहाँ की वॉल्स पर पड़ती है जहाँ उनके परिवार की कोई तस्वीर नहीं लगी थी। पर तभी बेन अपने रूम से एक एल्बम लेकर आता है जिसमें हर्षल और सैरा की तस्वीर होती है, जिसमें सैरा को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। फिर वो बेन से अपने माँ बाप यानी कि अपने पोते और बहू के बारे में पूछता है, जिस पर बेन बड़े ही उदास मन से बताता है कि वो दोनों एक घटना में मारे गए थे। जिसके अगले दिन वो दोनों अपने परिवार वालों की कब्र देखने जाते हैं जहां सैरा की कब्र की इतनी बुरी हालत देखकर हर्षल वहीं पर रोने लगता है और तभी वो देखता है कि उसकी कब्र के ऊपर रूसी शराब के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसे देखकर हर्षल को उन्हीं रूसी फौजियों की याद आती है जिनसे बचकर वो अमेरिका आए थे। इसके बाद हर्षल ने गुस्से में उन लोगों से पोस्टर हटाने को कहा, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए हर्षल हाथापाई पर उतर आता है। बेन उसको छुड़ाने की काफी कोशिश करता है मगर वो भी साथ में पिट जाता है और फिर उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल में ले जाकर बंद कर देती है। बेन काफी सारा पैसा देकर अपनी और हर्षल की बेल करवाता है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं जहां हर्षल बेन को उसकी ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए कहता है। बेन को उसकी बात सही लगती है और अगले ही दिन वो एक इन्वेस्टर से मिलने जाता है, लेकिन गिरफ्तार होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उसकी ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सब देखकर बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन गुस्से में आकर इसका इल्जाम हर्षल पर लगाने लगता है, जिस पर हर्षल कहता है कि ये ऐप वैप बनाना छोड़ दो, चलो हम दोनों साथ मिलकर अचार का बिजनेस शुरू करते हैं। इससे बेन को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अगर परदादी आज जिंदा होती ना तो वो आज आपके साथ बहुत दुखी होती। उसी पल हर्षल ठान लेता है
कि वो अचार का इतना बड़ा बिजनेस बनाएगा कि उसके मरे हुए परिवार वालों को उस पर गर्व होगा। वो बेन से वादा करता है कि वो इतने पैसे कमाएगा कि सारा के कब्र के ऊपर लगे हुए उन पोस्टर्स को खरीदकर हटा सके। और गुस्से में आकर हर्षल बेन को इस परिवार के नाम पर कलंक बताकर वहाँ से चला जाता है और अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले वो किराने की दुकान पर खीरे खरीदने पहुँचता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो उनको नहीं खरीद पाता। और फिर बाहर उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ती है जहाँ एक पैकेट में कुछ खीरे पड़े होते हैं। हर्षल तुरंत वो खीरे उठा लेता है और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों में से घूम घूम कर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। फिर वो उस सभी सामान को एक थैले पर रखकर उसमें नमक और बारिश का पानी मिलाता है और फिर अचार तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सड़क के किनारे अचार का ठेला लगाता है और अपना पहला अचार का डिब्बा $4 में बेचता है। उसने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है और ये अचार दुकान से काफी सस्ता था, इसीलिए जल्द ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हर्षल ने लोगों से ये भी कहा कि अचार खत्म होने के बाद उसी डब्बे में फिर से अचार भरवा कर ले जाए। दरअसल ये कुछ और नहीं, सिर्फ उसकी कंजूसी थी। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद हर्षल को अपने आसपास की प्रकृति की बहुत चिंता है। देखते ही देखते लोगों ने हर्षल के बिजनेस के बारे में सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और जल्द ही उसके इतने कस्टमर्स बढ़ गए जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उधर बेन अपने ऐप के काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जब उसको हर्षल के नए बिजनेस की खबर मिलती है तो उसको काफी जलन होती है। हर्षल से जलन के कारण एक दिन बेन हेल्थ डिपार्टमेंट में कॉल करके शिकायत करता है कि हर्षल ने अपना पूरा अचार कूड़ेदान से उठाए सामान से बनाया है। फिर अगले ही दिन हेल्थ डिपार्टमेंट हर्षल का अचार का ठेला बंद करवा देते हैं और उसको $12,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। अब हर्षल के पास कुछ नहीं बचा था, पर तभी उसके 2 ग्राहक उसके पास आते हैं और उसको सलाह देते हैं कि उसे कुछ इंटर्न्स काम पर रख लेने चाहिए, उन्हें पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे और काम भी हो जाएगा। हर्षल को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। हालांकि उसको लग रहा था कि ये तो गुलामी जैसा काम हो गया कि काम भी पूरा ले रहे हैं और पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी बिजनेस चलाने के चक्कर में वो कुछ इंटर्न्स को काम पर रख लेता है। जल्दी वो हेल्थ डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक अचार बनाने लगते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट उसके बिजनेस को ग्रीन सिग्नल दे देता है। फिर अपने इंटर्न्स की मदद से हर्षल अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लेता है और आखिरकार अब उसके पास पोस्टर्स खरीदने लायक पैसे भी हो चुके थे। उधर बेन को पता चलता है कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था अब वो हर्षल के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तभी हर्षल वो पोस्टर लेकर अपने जीत का जश्न मनाने बेन के घर आ पहुंचता है। हर्षल बेन की मदद करना चाहता था क्योंकि आखिरकार बेन ही तो उसका इकलौता वारिस है, पर बेन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। और तभी बातों बातों में हर्षल ये कह देता है कि पोलैंड के लोग तो बेवकूफ होते हैं, जिसको सुनकर बेन को एक खुराफात सूझती है। वो हर्षल को ट्विटर अकाउंट बनाने की सलाह देता है और उसी रात हर्षल रिलीजन, विमेन एम्पावरमेंट और शादी जैसे मुद्दों पर अपनी साल 1900 वाली पुरानी सोच वाले ट्वीट्स डाल देता है, जिससे नाराज होकर कई सारे लोग उसके बिजनेस को बॉयकॉट करने लगते हैं और तो और उसके इंटर्न्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हर्षल अपनी सोच पर कायम रहता है और कुछ ही दिनों में पुरानी सोच वाले लोग उसको अपना हीरो बना लेते हैं। फिर एक दिन हर्षल को एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। बेन भी वहाँ पर मौजूद होता है। तभी बेन भीड़ में छुपकर हर्षल से क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछता है, जिस पर हर्षल बेधड़क कहता है कि वर्जिन मैरी ने ईसाई धर्म अपने फायदे के लिए बनाया है क्योंकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छुपाना चाहती थी। वो ये भी कहता है कि जीसस पर विश्वास रखने वाला हर एक इंसान बेवकूफ है। ये सब सुनकर जो लोग उसके साथ थे वो भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो लोग उसको पीटने लगते हैं और हर्षल जैसे तैसे करके एक गली में छुपकर अपनी जान बचाता है। उसी रात हर्षल टीवी पर एक खबर देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि सरकार उसको वापस यूरोप भेजने की तैयारी कर रही है। उन्होंने हर्षल पर गैर कानूनी तरीके से यूरोप से अमेरिका आने का इल्जाम लगाया है। अब हर्षल के पास और कोई चारा नहीं बचता, इसीलिए हर्षल बेन से मदद मांगने उसके घर पहुंचता है। हर्षल बेन से कहता है कि वो जंगल से होता हुआ कनाडा चला जाएगा और वहाँ अपना बिजनेस शुरू करेगा, जिस पर बेन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और अगले ही दिन वो दोनों जंगल के रास्ते कनाडा में घुसने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में बेन को चोट लग जाती है। इसीलिए हर्षल अपने कपड़े में से एक पट्टी फाड़ता है और उसके जख्म पर लपेट देता है, जबकि रात की ठंड में उसको गले लगाकर सुलाता है, क्योंकि हर्षल के दिल में बेन के लिए अभी भी उतना ही प्यार था। अगले सुबह वो दोनों कनाडा की सरहद तक पहुंच जाते हैं, पर तभी अचानक उनको फौजी दिखाई देते हैं, इसीलिए वो दोनों तुरंत वहीं पर छुप जाते हैं। अब बेन को हर्षल के लिए बुरा लग रहा था,
इसीलिए वो हर्षल को सब सच बता देता है कि उसी ने ही हर्षल से वो ईसाई धर्म वाला सवाल पूछा था ताकि हर्षल का धंधा चौपट हो जाए। बेन उससे माफी मांगता है पर हर्षल तो बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो उसके मुंह पर मुक्का मार देता है जिससे बेन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये हलचल सुनकर फौजी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। हर्षल तुरंत छुप जाता है, उसने पहले ही बेन के बैग से उसका रेजर और कपड़े निकाल लिए थे। कुछ ही देर में हर्षल अपनी दाढ़ी काटकर बेन के जैसा बन जाता है और फौजियों को बेन की आईडी दिखाकर उनको चकमा देकर निकल जाता है। उधर जब फौजियों को बेन मिलता है तो वो उसको हर्षल समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद बेन पर मुकदमा चलाया जाता है। पर बेन की कहानी पर तो किसी को भी विश्वास ही नहीं होता। आखिरकार असली हर्षल की जगह उसे ही वापस यूरोप के एक गांव में छोड़ दिया जाता है, जहां बेन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। इसीलिए वो चलते चलते यहूदियों के मंदिर में जा पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर हर्षल को बेन के लिए काफी बुरा फील हो रहा होता है। वो बेन के घर जाता है और वहाँ रखी पुरानी तस्वीरों को देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर उसको एक ड्राइंग मिलती है जो बेन ने बचपन में बनाई थी। उस ड्राइंग में बेन ने अपने माता पिता को बूप और बॉप नाम दिए थे, जिसको देखकर हर्षल को एहसास होता है कि बेन अपने माता पिता के नाम पर वो ऐप बना रहा है और उसको समझ आ जाता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। हर्षल उसको बिना बात ही परिवार का कलंक समझता रहा। अब हर्षल खुद यूरोप जाकर बेन को वापस लाने का फैसला करता है, जबकि उधर मंदिर में लोग बेन को अपने मरे हुए परिवार वालों को श्रद्धांजलि देने को कहते हैं, जिससे बेन काफी भावुक हो जाता है। और तभी वहाँ पर हर्षल आ जाता है। वो बेन से माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को जरूर तुम पर नाज होगा। आखिरकार बेन मान जाता है और वो दोनों एक तालाब पर घूमने जाते हैं, जहाँ हर्षल और सैरा 100 साल पहले जाया करती थी। यहाँ पर वो दोनों मिलकर फिर से अचार का बिजनेस खोलने का फैसला करते हैं और बेन बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने का जिम्मा उठाता है। जिसके बाद वो दोनों ब्रुकलिन लौट जाते हैं और सैरा के कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इमोशन और रिश्तों से भरी फिल्म आपको पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेन और हर्षल दोनों ही हारने को तैयार नहीं हैं और उनका ये जीत का जज्बा उनको आगे लेकर जाता है और ऐसे जज्बे को हम हमेशा सलाम करते हैं। बाकी अगर आप भी किसी ऐसे ही जज्बे की कहानी को जानते हैं जिससे हम या फिर सोसाइटी इंस्पायर हो सकती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।